दोस्तों, एक बार फिर से लर्न एंड ग्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आप लोगों के बीच फिर से ईवीएस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के सीरीज के साथ आ गया हूं। आशा करते हैं कि सब आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के पहले क्वेश्चन के साथ। आज का पहला क्वेश्चन है, हमारे देश में एक ऐसा स्थान है जिसे ठंडा रेगिस्तान कहते हैं। वह क्षेत्र ऊंचा ऊंचा, सूखा और समतल है। यह क्षेत्र स्थित है। अब बात की जा रही है यहाँ पर कि रेगिस्तान की। तो अब रेगिस्तान देख करके हमारे मन में ये नहीं आना चाहिए कि राजस्थान में ही सिर्फ रेगिस्तान है। अक्सर लोगों के मन में यही आता है कि रेगिस्तान मतलब राजस्थान, नहीं। और दूसरा चीज़ इसमें दे रखा है कि ऊंचा, सूखा और समतल है। हमारे यहाँ जो रेगिस्तान जो जिसे हम समझते हैं राजस्थान, तो उसकी बात करें तो वो सूखा तो है लेकिन ऊंचाई पर नहीं स्थित है। यहाँ बात कर रही है ऊंचाई की, बात हो रही है ऊंचाई की। तो ऊंचाई पर जो स्थित है वो है हमारा लद्दाख। तो सही आंसर हो जाएगा हमारा लद्दाख। चलते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का दूसरा क्वेश्चन है, साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर 1 या 2 दिन तक छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वह है। अब बात की जा रही है चना या मूंग, जिसकी बात करें, जो लोग जिम जाते हैं उनको पता हो, या जो लोग ब्रेकफास्ट में मूंग खाते हैं उनको पता होगा कि उसमें सबसे पहले क्या निकल कर आती है। तो उसमें सबसे पहले क्या निकल कर आती है, पहले ऑप्शंस को देखते हैं। तना है, पत्ती है, जड़ है और फल है। जब हम मूंग का बीज हो या फिर चना का बीज हो, जब हम उसको रात भर भिगोते हैं तो उससे सबसे पहले जो भाग उससे निकल कर आती है। कोई भी बीज की बात करें आप, जब आप खेत में गेहूं का ही बीज बोते हैं, मक्का का ही बीज बोते हैं, तो सबसे पहले निकलने वाला भाग जो होता है वो होता है उसका जड़। कोई भी पौधा है उसका सबसे पहले क्या निकलता है, जड़, जो बीज से जन्म लेता है। तो यहाँ सही आंसर हमारा हो जाएगा जड़। अब इसी में कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि जब चना को हम फुलाते हैं, पानी में भिगोते हैं, तो दो केस दे देते हैं उसमें। जैसे कि एक पानी में हमने भिगोया और उसी में रहने दिया, और एक पानी में भिगोया और भींगे कपड़े में उसको बांध देते हैं। तो सबसे पहले अंकुरन किस में आएगी? तो दोस्तों, सबसे पहले अंकुरन जो कपड़े में हम बांधेंगे उसमें आएगी, क्योंकि वहाँ उसको पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन मिल पाएगा बीज को जर्मिनेट करने के लिए, अंकुरित होने के लिए। जबकि वही जब पानी में हमेशा के लिए डुबो कर हम रख देते हैं, उसमें अंकुरन की दर जो होगी वो थोड़ी सी धीमी होगी। ठीक है, चलते हैं आज के तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आज का तीसरा क्वेश्चन है, भारतीय त्योहारों का एक समूह जो पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। पूर्णिमा की बात की जा रही है, यानी फुल मून डे के दिन कौन सी त्योहार मनाई जाती है? पहला ऑप्शन है दिवाली, दूसरा है होली। पहले ऑप्शन की बात करते हैं, दिवाली है, होली है, महाशिवरात्रि है। दोस्तों देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जब हम बात करेंगे दिवाली की, तो दिवाली जो है वो अमावस्या को मनाई जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, जो दिवाली होती है वो कब मनाई जाती है? अमावस्या को। ठीक है, जब हम बात करेंगे अगले ऑप्शंस की, देखते हैं, तो उसमें भी हमारा दिवाली आ गया, इसलिए ये भी ऑप्शंस को हम यहाँ से एलिमिनेट कर देंगे। एलिमिनेशन करना आप लोग सीखिए। जब भी आप सीटेट का एग्जाम देते हैं या कोई भी कम्पिटिटिव एग्जाम दीजिए, तो जहाँ पे ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन आए तो आप वहाँ पे ऑप्शंस को एलिमिनेट करना सीखिए कि कैसे उसको एलिमिनेट किया जाता है। ठीक है, बात करेंगे तो ऑप्शन सी की, तो होली है, रक्षाबंधन है, गुरु नानक जयंती है। देखिए, होली जो है बिल्कुल पूर्णिमा के दिन ही मनाई जाती है। रक्षाबंधन भी और गुरु नानक जयंती भी किस दिन मनाई जाती है? तो पूर्णिमा के दिन मनाई जाती है, जिसको गुरु पूर्णिमा के नाम से भी हम जानते हैं। गुरु नानक जयंती के दिन ये मनाई जाती है, तो यह हमारा सही हो जाएगा। एक हनुमान जयंती है, वो भी कब मनाई जाती है? तो वो मनाई जाती है पूर्णिमा के दिन। ठीक है, चलते हैं आज के चौथे क्वेश्चन की तरफ। आज का चौथा क्वेश्चन है, नीचे दिए कौन सा समूह है जिसमें बीज होता है? अब बात की जा रही है किसमें बीज होता है। पहला ऑप्शन देखते हैं, गाजर, मटर, टमाटर। गाजर में तो होता है नहीं, गाजर यहाँ से हमारा कट गया। दूसरे में फिर आलू प्याज आ गया, होता नहीं। तीसरे में टमाटर है, मटर है, मिर्च है, और इसमें फिर से देखिए आलू आ गया, तो नहीं। हमारा सही आंसर जो हो जाएगा यहाँ से क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा हमारा टमाटर, मटर और मिर्च। सही आंसर हो जाएगा टमाटर, मटर और मिर्च। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन, इसी में कई बार पूछ लिया जाता है कि निम्नलिखित में से किसके जड़ खाए जाते हैं, किसके तना खाए जाते हैं। तो आप लोग याद रखिएगा, एक ट्रिक है। जड़ के लिए है मूली चूसेगा, मूली चूसेगा। मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था, मैं एक बार फिर से रिवाइज करा दे रहा हूँ। मूली चूसेगा। अब देखिए, इसको ट्रिक से याद कैसे रखेंगे। मूली, यहाँ तो एक मूली क्लियर हो गया, इसको हटाते हैं। अब फिर चौ से चलते हैं। चूसे मतलब हो गया हमारा चुकंदर। ठीक है, सौ से सलगम, ग से गाजर। ठीक है, मूली, चुकंदर, सलगम और गाजर, इसके हम लोग क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। अब बात करेंगे किसके किसके हम लोग तना खाते हैं, तो उसका ट्रिक है, जिसका जिसका हम तना खाते हैं उसका ट्रिक है, मैं भी लिख दे रहा हूं आपको। हद कर दी आपने, क्या है? हद कर
दी आपने। अब देखिए दोस्तों, इसमें समझते हैं कि किसका क्या मतलब है। ह द हद, यानी ह फॉर हल्दी, हद हद मतलब हल्दी, आप याद रखिएगा, ह द हद मतलब हल्दी। क से केसर, क से केसर, कौर मतलब केसर। चलिए अगला बात करते हैं। दी, आदि मतलब अदरक, जिसको हम लोग आदि भी बोलते हैं, अदरक भी बोलते हैं। आ से यहाँ पर क्या, हम किसकी बात कर रहे थे, तना खाने वाले की। तो आ से आलू, आलू का हम लोग क्या खाते हैं, तना खाते हैं। ध्यान रखिएगा, बहुत बार लोग गलत कर देते हैं, अक्सर सोचते हैं कि अरे या तो जर है, या हल्दी के बारे में बोलते हैं ये तो जर है। नहीं, बिल्कुल जर नहीं है ये सब, इसके हम तना खाते हैं, आलू के तने को खाते हैं। प मतलब प्याज, प्याज के भी हम क्या खाते हैं, तना को खाते हैं। फिर से एक बार देख लीजिए, ह द मीन्स हल्दी, ह से हल्दी, क से केसर, द से अभी मैंने क्या बताया था, आदि, डी लिखा है आदि मतलब अदरक, औ से आलू, पौ से प्याज। तो ये जो है इसका हम क्या खाते हैं, तना को खाते हैं। ठीक है, इससे पहले मैंने बताया था जड़ खाने वाले का मूली चूसेगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन चिपको आंदोलन के प्रणेता थे। अब बात की जा रही है यहाँ पर चिपको आंदोलन की। ऑप्शंस को देखते हैं। पहला ऑप्शंस है ग्रेगर मेंडल, दूसरा है मेधा पाटकर, बाबा आमटे, सुंदरलाल बहुगुणा। जो हमारा करेक्ट आंसर, राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का छठा क्वेश्चन है, मलयालम में माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाएगा। सबसे पहले हम आते हैं मलयालम। मलयालम कहाँ की भाषा है। मलयालम जो भाषा है वो है केरल की। कहाँ की भाषा है, केरल की भाषा है। अगर हम बात करें यहाँ पर तेलुगु और तमिल की, तो आप लोग कमेंट करके बताइए तेलुगु कहाँ की भाषा है और तमिल कहाँ की भाषा है। अब मलयालम भाषा है केरल की, तो हम बात करेंगे केरल की राजधानी। आप लोग कमेंट करके बताएं केरल की राजधानी कहाँ है। भारत में कुल कितने राज्य हैं, तो भारत में कुल 28 राज्य हैं और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। याद रखिएगा दोस्तों, बहुत बार ये पूछा जा चुका है, तो अक्सर लोग वहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, ऑप्शंस ऐसे दे दिए जाते हैं कि आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो ध्यान रखेंगे, ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आपको इसमें गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं कि इसमें क्या कहता है, माँ की बड़ी बहन को कहा जाता है वलियम्मा, अमम अमम्मुम्मा, मेले, इनमें से कोई नहीं है। जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वलियम्मा। वलियम्मा मतलब हो जाता है माँ, अमुम्मा मतलब हो जाता है नानी, अमुम्मा मतलब नानी। बात करेंगे हम मेमेले। मेमेले जो है ये लद्दाख में बोला जाता है। अब आप लोग कमेंट करके बताएं कि मेमेले का मतलब क्या होता है, ये लद्दाख में बोली जाती है, इसका मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का सातवां क्वेश्चन है, कल्पना चावला जो भारतीय मूल की अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थी, का निधन किस वर्ष हुआ था। ये इनका निधन कब हुआ था ये पूछा जा रहा है। ऑप्शन है 2000, 2002, 2001 और 2003। जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो हो जाएगा 2003। अब इसमें की बात आ रही है तो मैं कुछ रिवाइज करवा देना चाहूँगा आपको। भुज में किस वर्ष भूकंप आया था, तो आप लोग कमेंट करके बताएं। ठीक है, भुज में किस वर्ष भूकंप आया था। और एक क्वेश्चंस पे इसवी पे आती है कि आपका ये अंडमान निकोबार द्वीप में कब सुनामी आई थी। तो अंडमान निकोबार द्वीप में 2004 में सुनामी आई थी। ठीक है दोस्तों, इसको याद रखेंगे और आप लोग कमेंट करके बताएं कि भुज में कब भूकंप आई थी और भुज किस राज्य में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का आठवां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राज्य से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। देखिए यहाँ ध्यान रखना है, यहाँ पे लगा दिया इसने नहीं गुजरती है, तो मतलब एक ऐसा राज्य का इसमें होगा नाम जिससे कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मैंने आपको ट्रिक बताया था एक वीडियो में, आज भी बता रहा हूँ, ट्रिक है मित्र पर गमछा झार। जब तक आप ये याद नहीं रखेंगे किस किस राज्य से, तब तक आप कैसे बता पाएंगे कि आप कैसे ऑप्शंस को यहाँ से एलिमिनेट कर पाएंगे। ठीक है, तो ट्रिक होता है मित्र पर गमछा झार, मित्र पर गमछा झार। अब देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम खोज लेंगे, इस ट्रिक से हम पता कर लेंगे कि कहाँ पर कर्क रेखा नहीं जाती है, किस राज्य से होकर नहीं जाती है। मी से हमारा मिजोरम हो गया, त्र से त्रिपुरा हो गया, प से पश्चिम बंगाल, र से राजस्थान, फिर ग से गुजरात, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। 8 राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है। याद रखिएगा कितने राज्यों से, 8 राज्यों से, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, यानी मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और झारखंड। अब बात करते हैं, देखते हैं इसमें कौन सा नहीं है। देखिए यहाँ पहला ऑप्शन गुजरात से कहीं ग है, यस, यहाँ पे देखिए हमारा ग मिल गया, यानी ये ऑप्शन नहीं होगा। अब बात करते हैं हम, मतलब यहाँ से गुजरती है तो इसको हम काट देंगे क्योंकि यहाँ नहीं पूछा जा रहा है। अब बात करते हैं झारखंड की। देखिए यहाँ बहुत बड़ा सा झार लिखा, मतलब झारखंड से भी गुजरती है।
और रॉ से राजस्थान, देखिए हमें दिख गया यहाँ से राजस्थान से भी गुजरती है। तो जो सही आंसर हमारा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा दोस्तों, वो हो जाएगा हमारा पंजाब। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है, पंजाब से नहीं गुजरती है। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का अगला क्वेश्चन है, हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं। तो हमारे सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह। इस क्वेश्चन को आप ऐसे ही याद रखें। ठीक है, चलते हैं अब अगले क्वेश्चन। एक क्वेश्चन इसमें बहुत बार पूछा जा चुका है या पूछ भी सकता है कि हमारे हमारे मतलब हमारे सबसे निकट का तारा कौन सा है। तो सबसे निकट का तारा अगर पूछता है तो उसका आंसर हो जाएगा हमारा सूर्य। सबसे निकटवर्ती तारा हमारा क्या है, सूर्य। सूर्य भी एक क्या है, सूर्य एक तारा है। ठीक है, अब कहेगा कि सूर्य के बाद दूसरा सबसे निकटवर्ती तारा कौन सा है, सबसे नजदीक का तारा कौन सा है। तो उसका आंसर हो जाएगा प्रोक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 10वां क्वेश्चन है, क्षेत्रफल के आधार पर हमारे देश का सबसे बड़ा और सबसे छोटा राज्य क्रमशः है। देखिए इसको याद रख लीजिएगा, देश का सबसे बड़ा राज्य और सबसे छोटा राज्य। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे बड़ा राज्य जो है वो है राजस्थान, सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान। ठीक है, और सबसे छोटा राज्य जो है वो हमारा है क्षेत्रफल के हिसाब से वो है गोवा। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे छोटा राज्य गोवा और सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। जब हम जनसंख्या की बात करेंगे तो जनसंख्या के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश और सबसे छोटा राज्य सिक्किम हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से राष्ट्रध्वज की चौड़ाई और लंबाई का अनुपात क्रमशः है। ये जो अनुपात पूछी जा रही है, यानी जो हमारा राष्ट्रध्वज है कुछ इस टाइप का है हमारा राष्ट्रध्वज। अब पूछा जा रहा है कि इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई का अनुपात क्या है। तो हम बात करेंगे इसमें इसकी लंबाई और चौड़ाई के अनुपात की। ये इसका हो गया चौड़ाई, यहाँ से यहाँ तक इसका चौड़ाई हो गया और यहाँ से यहाँ तक ये लंबाई हो गया। तो इसका जो अनुपात है वो क्या है, तो इसका जो अनुपात है वो है 2:3। याद रखेंगे आप लोग, क्या है 2:3। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। आज का अगला क्वेश्चन है, कथक किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। जो कथक है वो किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है। तो जो सही आंसर हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा उत्तर प्रदेश। कथक कहाँ का नृत्य है, उत्तर प्रदेश का नृत्य है। हम बात करेंगे गुजरात की, तो गुजरात में गरबा वहाँ का लोकप्रिय नृत्य है। बात करेंगे महाराष्ट्र की, तो महाराष्ट्र में लावनी है। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे केरल का जो लोकप्रिय नृत्य है उसका क्या नाम है। केरल के लोकप्रिय नृत्य का क्या नाम, महाराष्ट्र में जो है अभी हमने बताया लावनी। ठीक है, तो चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। आज का 13वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कोझिकोड स्थित है। अब देखिए इस टाइप का बहुत सारा क्वेश्चन पूछा जाता है। बाजार नामक गाँव कहाँ है, हुलगुंडी कहाँ स्थित है, सारे एनसीईआरटी से लिए गए क्वेश्चन है। ठीक है, तो एनसीईआरटी में कहानियाँ बताई गई हैं कि किसी गाँव की कहानी को दिया गया है, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि छोटे बच्चों को पढ़ाने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उसको कहानी के माध्यम से उसको दैनिक जीवन के परिघटनाओं से जोड़कर दिखाया जाए। तो निम्नलिखित में से कौन से राज्य में कोझिकोड स्थित है। अब ऑप्शंस देखते हैं, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, केरल और तेलंगाना। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा, केरल। केरल में कौन सी किसकी बात की जा रही है, कोझिकोड की। तो ठीक है, अब केरल के बारे में थोड़ा सा, केरल आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट स्टेट है तो इसकी बात कर लेते हैं। भारत का सबसे ज़्यादा साक्षर स्टेट कोई सा है, तो वो है हमारा क्या है, केरल है। और केरल में टेपियोका खाई जाती है, केरल में कपा। उसके बाद केरल में छोटी नाव पाई जाती है जिसको वल्लम बोलते हैं। केरल में जम्मू कश्मीर के साथ साथ केरल में जो है हाउस बोट भी पाई जाती है। ठीक है, उसके बाद आप लोग कमेंट करके बताएंगे जो पोचमपल्ली है वो कहाँ स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। आज का 14वां क्वेश्चन है, स्किटपो फूल नामक गाँव कहाँ है। जम्मू कश्मीर में है, केरल में है, लद्दाख में है, महाराष्ट्र में है। तो सही आंसर हमारा हो जाएगा लद्दाख। कहाँ पर है, लद्दाख में है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे बाजार नामक गांव कहाँ पर स्थित है। बहुत बार पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपका। ठीक है, बाजार नामक गांव कहाँ पर स्थित है। चलते हैं आज के 15वें और लास्ट क्वेश्चन पर। बैगनी रंग और लाल रंग का विचलन क्रमशः होता है। देखिए कोई जो सफ़ेद प्रकाश है वो कुल कितने रंगों से मिलकर बना है, तो वो कुल 7 रंगों से मिलकर बना होता है। 7 रंगों, सफ़ेद प्रकाश जो है वो 7 रंगों का मिश्रण होता है, आप लोग याद रखेंगे। ठीक है, इसका ट्रिक है VIBGY OR विबग्योर। ठीक है, ये जो 7 रंग से मिलके बना होता है, तो इसमें अब देखते हैं कौन कौन सा रंग है। एक बार रिवाइज कर लेते हैं हम लोग। V फॉर वायलेट, I फॉर इंडिगो, B फॉर ब्लू, G फॉर ग्रीन, Y फॉर येलो,
फॉर ऑरेंज एंड आर फॉर रेड, यानी ये 7 रंगों से मिलकर जो है वो क्या बना है, सफ़ेद प्रकाश। वाइट लाइट इज़ अ मिक्सचर ऑफ 7 कलर। अब इन 7 रंगों को हम कैसे अलग कर सकते हैं, तो उसको अलग करने के लिए एक डिवाइस आता है, एक इंस्ट्रूमेंट होता है जिसको हम यूज़ करते हैं, जिसका नाम है प्रिज्म। आप प्रिज्म पर अगर वाइट लाइट को पास करेंगे तो आप देखेंगे कि वो 7 रंगों में अलग अलग निकल जाता है। इसी फेनोमेना के कारण आप देखते हैं कि बरसात के दिन में आपको जब धूप खिली हुई होती है और बारिश थोड़ी बहुत बूंदाबांदी हो रही होती है, तो आपको आसमान में एक इंद्रधनुष नामक चीज़ दिखता होगा। इंद्रधनुष आपने नाम सुना होगा। तो ये कितने रंगों का होता है, आप लोग कमेंट करके बताएंगे। वैसे मैंने बता ही दिया है, लेकिन आप लोग कमेंट करके फिर से बताएं। जो इंद्रधनुष है, जिसको इंग्लिश में हम लोग रेनबो भी बोलते हैं, रेनबो जिसको बोलते हैं, ये कितने कलर का होता है, इसमें कितने कलर होते हैं, ठीक है। आप लोगों ने आकाश में देखा होगा, आसमान में बारिश शाम के समय या फिर सुबह के समय ही दिखती है, दोपहर में ये पॉसिबल नहीं है दिखना रेनबो। इसके पीछे भी कुछ साइंस है जो कि बहुत डिटेल में आप पढ़ सकते हैं अगर आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है जानने में। तो बात करेंगे बैगनी रंग और लाल रंग का विचलन क्रमशः होता है। तो देखिए, अभी मैंने बताया था VIBGYOR, जो सबसे ऊपर है उसका सबसे ज़्यादा विचलन होगा यानी सबसे अधिक, और जो सबसे नीचे यानी रेड था तो इसका विचलन सबसे कम होगा। चलते हैं आज के क्वेश्चन ऑफ द डे पे। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे है, बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि क्या है। आप लोग कमेंट करके बताएंगे। बहुत बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और एक और छोटा सा मैं क्वेश्चन यहाँ पे ऐड कर दे रहा हूँ कि बिहार में जो मधुमक्खी पालन की जाती है मुजफ्फरपुर में, वो मुजफ्फरपुर जिले के किस गांव में की जाती है, कौन सा गांव जो है वो फेमस है मधुमक्खी पालन के लिए, ठीक है। तो आज आप लोग क्वेश्चन ऑफ द डे में 2 क्वेश्चन का कमेंट करके आंसर करेंगे कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन करने का जो समय है, अच्छा समय, अच्छी अवधि क्या है, कब स्टार्ट करते हैं वो लोग। और दूसरा क्वेश्चन है कि मुजफ्फरपुर जिले के किस गांव में ये मधुमक्खी पालन करने का जो प्रचलन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। मुजफ्फरपुर का लीची बहुत फेमस है, उसके कारण ये मधुमक्खी वहाँ पे आते हैं फूल पे, ठीक है। चलते हैं, आज के क्वेश्चन ऑफ द डे तो हो गया। चलिए, तो वीडियो में बने रहने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि आप लोग थोड़ा सा इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब कर दें। जो भी लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनसे ये वीडियो शेयर करें, क्योंकि लास्ट टाइम है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अभी तक हमने जो भी 7 वीडियोज़ अपलोड किए हैं वो आपको बहुत हेल्पफुल लगा होगा, आपका रिविज़न हुआ होगा, अगर आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया होगा। बहुत ज़्यादा डिटेल वीडियो नहीं है, लेकिन एक छोटा सा प्रयास है कि आपका जो है रिवाइज होते रहे। आप अगर इस वीडियो को देखते रहते तो छोटी छोटी चीज़ें हैं जो वो पूछी जाती है। बहुत बड़ा सा क्वेश्चन आपको दिखेगा, लेकिन उसमें बस एक छोटी सी चीज़ें पूछी जाती है। तो मुझे उम्मीद है कि जो आपका 15 नंबर का कंटेंट का जो क्वेश्चन आता है EVS में, आप उसको 100% सॉल्व कर पाएंगे, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। टेक केयर।